हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो ये आपका चैप्टर था उसे कंप्लीट कर दिया था। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं उनको मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है। तो अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स यानी मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड है। यानी जो आपकी साउंड वेव है वो क्या है, उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में या जो अपने जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो आपके साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो साउंड एनर्जी है, साउंड वेव्स है, वो वाइब्रेशन के मेथड से प्रोपगेट करती है, यानी कंपन के माध्यम से प्रोपगेट करती है। और हमने ये देखा था कि जो आपकी साउंड वेव्स होती है वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, यानी कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में गमन करती है। यही कारण है कि हम इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सम मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। यानी हम ये जानते हैं जब भी कोई बॉडी जो है मूव कर रही है, बेसिकली वाइब्रेट कर रही है, तो उसको क्या चाहिए होती है, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। साउंड एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स ओन। अब साउंड एनर्जी की जब हमने बात करी थी तो साउंड एनर्जी अपने आप ही उत्पन्न नहीं हो पाती। किस तरीके से उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन के थ्रू। जैसे कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो वाइब्रेट करती है, वो क्या करती है, कंपन करती है। इसी तरीके से जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें भी जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, तो उनकी जो झिल्ली होती है उसे हम वाइब्रेट कराते हैं, कंपित कराते हैं, ताकि क्या हो, साउंड प्रोड्यूस हो, ध्वनि उत्पन्न हो। तो इसी तरीके से जो साउंड एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, वो कंपन के कारण या वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम एंड फाइनली रीचेस द एयर। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है वाइब्रेशन की, वो मीडियम के माध्यम से, यानी जो आपका माध्यम है उसके जरिए क्या होती है, ट्रैवल करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे एयर्स तक पहुंचती है। Therefore, the sound waves are called mechanical waves. तो यही कारण है कि हम ध्वनि तरंगों को मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे कहते हैं। किसी वस्तु को कंपन करने के लिए कुछ यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्वनि ऊर्जा अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। कंपन करने वाली वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा एक माध्यम से यात्रा करती है और अंत में कान तक पहुंचती है। इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है यानी अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। यानी आप ये मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त क्या है, चंद्रमा पर है। क्या आप
जब आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका दोस्त जो बोल रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, क्या आप उसे सुन पाएंगे? मान लीजिए कि आप और आपका मित्र चंद्रमा पर है, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न की गई कोई ध्वनि सुन सकेंगे? ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें ध्वनि की, साउंड की, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका साउंड होता है, जो आपकी ध्वनि होती है, उसको क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है, यानी माध्यम चाहिए होता है। माध्यम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए। कोई भी जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसे क्या चाहिए? मीडियम या माध्यम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, प्रसार करने के लिए। अगर हम मून की बात करें, किसकी बात करें? मून की, यानी चंद्रमा की बात करें, तो जो चंद्रमा होता है उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब एयर नहीं है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। जैसे कि हमने एक्टिविटी समझी थी, एक्टिविटी करी थी, जिसमें हमें पता चला था कि किसी भी जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम चाहिए, जैसे कि एयर हो गया, यानी हवा हो गई। अगर हम मून की बात करें, मून में क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब उसमें एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं है, यानी कि उसमें वायु नहीं है, तो अगर वहां पे कोई किसी भी तरीके की ध्वनि उत्पन्न करेगा तो उसको मीडियम नहीं मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वहां एयर नहीं है, हवा नहीं है, वायु नहीं है। तो अगर आप चंद्रमा में किसी भी तरीके की साउंड निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी। यानी इस केस में, अगर इस केस की हम बात करें, तो जब भी आपका दोस्त किसी भी तरीके की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो जो उसकी ध्वनि आप तक नहीं पहुंचेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे: नो, I will not be able to hear sound because moon has no atmosphere. नहीं, मैं किसी भी तरीके की जो साउंड है वो नहीं सुन पाऊंगा, ध्वनि नहीं सुन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, उसका एटमॉस्फेयर नहीं होता। Therefore, no sound waves can travel to your ears and therefore no sound is here. तो इस कारण कोई भी ध्वनि की जो तरंग है वो जो है यात्रा नहीं कर पाएगी, प्रोपगेट या गमन नहीं कर पाएगी आपके कानों तक। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके की ध्वनि सुनाई नहीं दे पाएगी, या आप किसी भी तरीके की ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। नहीं, मैं आवाज नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए कोई ध्वनि तरंग आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती है और इसलिए कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन ए लाउडनेस, बी पिच। कौन सा तरंग गुण निर्धारित करता है? पहला प्रबलता, दूसरा पिच। यानी आपको ये बताना है कि तरंग का कौन सी ऐसा गुण है जो आपकी लाउडनेस को बताता है, लाउडनेस को शो करता है और पिच को दर्शाता है। तो अगर हम लाउडनेस की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि की जो तरंग है, तरंग का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा यानी आयाम होगा, वो ध्वनि उतनी ही तेज यानी प्रबल होगी। जितना कम आयाम होगा उतनी क्या होगी? जो है ध्वनि कम होगी। जैसे कि हमने देखा था ग्राफ के मेथड से कि जो लाउड साउंड थी उसकी जो वेव थी कुछ इस तरीके से थी, वहीं हल्की ध्वनि के लिए जो वेव थी वो कुछ इस तरीके से थी।
यानी जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो दर्शाता है कि कोई आवाज कितनी प्रबल होगी या लाउड होगी। वहीं अगर हम पिच की बात करें, किसकी बात करें, पिच की बात करें, तो पिच जो है वो किसी भी ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। यानी कोई भी ध्वनि तरंग की पिच ज्यादा होगी, हाई पिच कब होगी, जब उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज्यादा होगी, और पिच कम कब होगी, जब उसकी आवृत्ति कम होगी। यानी अगर हम पिच की बात करें, पिच जो है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, और लाउडनेस प्रबलता जो है वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहला आपका है एम्पलीट्यूड, ठीक है। हम बात करें प्रबलता की, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है एम्पलीट्यूड यानी आयाम। द लाउडनेस ऑफ द साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की जो आयाम है, ठीक है, उसकी तरंग का जो आयाम है ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से डायरेक्टली क्या है, जुड़ा हुआ है। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड। जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ज्यादा तेज ध्वनि या उतनी प्रबल ध्वनि होगी। ध्वनि की प्रबलता और इसका आयाम सीधे एक दूसरे से संबंधित है। आयाम जितना बड़ा होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी या उतनी ही प्रबल होगी। यानी जो आपका लाउडनेस है, प्रबलता है किसी भी ध्वनि की, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे यानी आयाम पे। नेक्स्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात कर रहे हैं। द पिच ऑफ द साउंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। हमने बात की पिच की, तो पिच किसकी वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। यानी जितना ज्यादा किसी भी ध्वनि का पिच होगा उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी यानी आवृत्ति होगी। क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो पिच है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, एक दूसरे पे निर्भर करती है। इफ द पिच इज हाई देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज ऑल्सो हाई। अगर किसी भी ध्वनि की पिच ज्यादा है तो उस ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है, उस ध्वनि की जो आवृत्ति है वो भी ज्यादा हो। आवृत्ति, ध्वनि की पिच और इसकी आवृत्ति सीधे एक दूसरे से संबंधित होती है। यदि तारत्व अधिक है तो ध्वनि की आवृत्ति भी अधिक होती है। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच। यानी आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी साउंड है, कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसका जो पिच है वो ज्यादा है। पहला है गिटार, दूसरा है कार हॉर्न। अनुमान करें कि किस ध्वनि का तारत्व अधिक है, गिटार या कार का हॉर्न। तो अगर हम पिच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तारत्व की बात करते हैं, किसी भी ध्वनि के तारत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। यानी ये जैसे कि अभी हमने समझा, जो आवृत्ति होती है आवृत्ति से संबंधित होता है। यानी जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ज्यादा तारत्व यानी पिच होगा। इसलिए अगर हम गिटार की बात करें, गिटार की जो पिच होती है, तारत्व होता है, ये अधिक होता है कार हॉर्न के कंपेयर में। यानी जो गाड़ी का हॉर्न होता है अगर और जो गिटार होता है, इनके पिच को अगर हम कंपेयर करें, इनके तारत्व को अगर हम कंपेयर करें तो गिटार का तारत्व ज्यादा होता है और कार के हॉर्न का जो तारत्व होता है वो कम होता है। The pitch of a sound is directly proportional to the frequency. Therefore, guitar has a higher pitch when compared to a car horn.
ध्वनि की पिच या तारत्व इसकी आवृत्ति के सीधे समानुपाती होता है, इसलिए कार हॉर्न की तुलना में गिटार का पिच अधिक होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। यानी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, समय अवधि और आयाम क्या है। यानी ये पूछा गया है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड क्या होते हैं किसी भी ध्वनि तरंग। तो इनके बारे में आपको इसमें क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। बेसिकली वेवलेंथ क्या होता है, कोई दो कॉन्ट्रैक्शन, आपके जो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन है और कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन जो है, ठीक है, उनकी जो डिस्टेंस है उनको हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी वेव या तरंग की बात करें, कोई तरंग है इस तरीके से जा रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो आपका रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन है, ठीक है, इसके जो आपका डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, आपका वेवलेंथ कहते हैं। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड में जैसे हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, जैसे साउंड यहाँ से उत्पन्न हो रही है तो कहीं पे क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं और कहीं पे छाटे छाटे इस तरीके से होते हैं, फिर कहीं पे ज्यादा कंप्रेशन होता है, यानी पास पास होते इस तरीके से। तो ये जो दो कंप्रेशन है या दो रेयरफैक्शन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी wavelength can be defined as the distance between two consecutive rarefaction or two consecutive compression. The SI unit of wavelength is meter. तरंग दैर्ध्य दो लगातार विरलताओं को या दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तरंग दैर्ध्य की SI यूनिट मीटर यानी m है। तो ये आपका क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यानी जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो प्रति सेकंड यानी पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए, कितने दोलन हुए हैं, ठीक है, कितने दोलन हुए हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, कितने दोलन हुए हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसकी जो SI यूनिट होती है, SI जो इसका मात्रक है वो आपका हर्ट्ज है, तो ये क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है। आवृत्ति को प्रति सेकंड दोलनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी SI इकाई या SI मात्रक हर्ट्ज होता है। बेसिकली अगर हम ग्राफिकल मेथड से देखें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक समय अंतराल में कितने उसने ऑसिलेशंस किए हैं, पूरे कंप्लीट कितनी बार उसने दोलन किया है, वो किसी भी वेव या तरंग की फ्रीक्वेंसी बताता है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा जो क्या है, विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन जो है किसी भी वेव का मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं या आयाम कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो क्रस्ट और ट्रो होता है, क्रस्ट और ट्रो जो है, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, आपकी जो है मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ट्रो
और क्रस्ट ऑफ अ साउंड वेव। आयाम की ध्वनि तरंग के गर्त या शिखर तक पहुंचने वाली अधिकतम ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि गर्त और शिखर, गर्त या शिखर की जो हाइट है, सबसे ज्यादा जो हाइट है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट, टाइम पीरियड यानी समय अवधि। समय अवधि यानी कि एक कंप्लीट साइकिल को, एक पूर्ण चक्र को, मतलब एक चक्र को पूरा करने में कितना समय लगता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ साउंड वेव। समय अवधि को ध्वनि तरंग के एक पूर्ण चक्र के रूप में या पूर्ण चक्र के उत्पादन के लिए आवश्यक समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक पूरे चक्र को पूरा होने में, यानी जैसे कि यहां से यहां पहुंचने में ये जो टाइम, यहां से यहां पहुंचने में ये जो टाइम लगा इस वेव को, ये इसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड, समय अवधि हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड को और एम्पलीट्यूड को डिफाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। यानी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति इसकी गति से कैसे संबंधित होते हैं। यानी आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और किसी भी वेव की जो स्पीड है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो अगर हम वेवलेंथ यानी लैम्डा, स्पीड v और फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच में अगर रिलेशन देखें, तो हमारा जो रिलेशन होता है वो आपका होता है स्पीड बराबर वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तरंगदैर्ध्य, गति और आवृत्ति निम्नलिखित तरीके से संबंधित है। गति बराबर तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, v बराबर लैम्डा न्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 meter per second in a given medium। यानी किसी दिए गए माध्यम में ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य की गणना करें जिसकी आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और गति 440 मीटर प्रति सेकंड। यानी आपको ये कहा गया है कि कोई एक तरंग है, वो ट्रैवल करती है, वो चलती है, और जो ये तरंग है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आवृत्ति है वो 220 हर्ट्ज है और इसकी जो स्पीड यानी गति है वो 440 मीटर पर सेकंड है। तो हमें क्या निकालना है? इस तरंग की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति कितनी दी गई है? 220 हर्ट्ज। इसी तरीके से गति दी गई है यानी स्पीड दी गई है 440 मीटर प्रति सेकंड। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब हम क्या करेंगे? हमें लैम्डा निकालना है यानी वेवलेंथ निकालना है। हमारे पास एक रिलेशन है v बराबर लैम्डा
न्यू, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा। ये आपका क्या है, रिलेशन है। इससे हम लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा v अपॉन न्यू। v की वैल्यू आपके पास है, कितनी है? 440 मीटर प्रति सेकेंड। न्यू की वैल्यू 220 हर्ट्ज। तो हमारे पास 2 मीटर जो आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी? लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 200। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? 2 मीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। यानी एक आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो एक साउंड सुनता है, एक ध्वनि सुनता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, और वो 450 मीटर की दूरी पे जो है स्रोत से दूरी पे बैठा है। What is the time interval between successive compression from the source? यानी आपको ये बताना है कि जो सक्सेसिव कंप्रेशन है, उत्तरोत्तर संपीड़न है, इनके बीच की दूरी क्या हो। क्या दिया गया है आपको? आप एक व्यक्ति दिया गया है, एक व्यक्ति ध्वनि के स्रोत से 450 मीटर की दूरी पे बैठकर 500 हर्ट्ज का स्वर सुनता है। स्रोत से उत्तरोत्तर संपीड़न के बीच का समय अंतराल क्या है? यानी आपको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की आवृत्ति। $500 हर्ट्ज। स्रोत की व्यक्ति से दूरी कितनी है आपकी? 450 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन source and the person, source and the man, 450 मीटर। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टाइम पीरियड यानी टी की वैल्यू हमें निकालनी है। हम ये जानते हैं टी यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। यानी टी या आप कह सके फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1/t होता है। अगर हम टी की बात करें तो ये 1/न्यू हो जाएगा। न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 500 हर्ट्ज है, इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी बराबर 1/500, यानी टी बराबर आपका आ जाएगा, तो आपके पास जो टाइम आ जाएगा वो 0.002 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा समय अंतराल यानी टाइम पीरियड इस तरीके से आ जाए। आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो आज हमने क्वेश्चंस पढ़े वो आपको समझ में आ गए होंगे। जो हमने आज 2 न्यूमेरिकल्स करे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को घर में जाके रिवाइज करना है, जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें प्रैक्टिस करनी है और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ट्राई करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।